दोस्तों, मेरे चैनल पर कुछ मूवीज हैं जिनसे मैं हाईली कनेक्टेड हूँ, जैसे केडी, विमानम, केयर ऑफ कंधाल। इन मूवीज को जब मैं बार बार देखता हूँ तो मुझे हर बार नया एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि इनके अंदर इमोशंस और स्टोरी लाइन बाकी दूसरी मूवीज से बिल्कुल अलग है। इसलिए आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही मूवी लेकर आया हूँ जिसकी स्टोरी शुरू में तो दूसरी मूवीज के जैसे ही लगती है, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है हमारे इमोशंस भी बाहर आने लगते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए और बिना स्पॉइलर दिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार तमिल मूवी, जिसका नाम है जिगर ठंडा। मूवी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के कोम्बई जंगल से और वक्त होता है 1973 का। जंगल में हम नए अपॉइंट हुए डीएसपी रत्ना को देखते हैं, जो सिट्टानी नाम के एक बहुत ही बड़े माफिया को पकड़ने के लिए यहाँ भेजा गया है। ज्वाइनिंग के पहले दिन ही एक इंस्पेक्टर डीएसपी रत्ना को बताता है कि पिछले 3 दिनों में ही सिट्टानी ने 12 हाथियों को मार गिराया है और इसके अलावा अभी तक पुलिस वालों के साथ साथ टोटल 65 गाँव वालों को जान से भी मार चुका है। खैर, इस खबर के बाद जब रत्ना पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ पर पुलिस ने ऑलरेडी कुछ आदिवासी गांव वालों को पकड़कर रखा हुआ था, क्योंकि उन्हें शक था कि गांव के लोग सिट्टानी से मिले हुए हैं। रत्ना के आते ही सभी आदिवासी गांव वाले हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और रत्ना से कहते हैं कि सर, अब आपको ही हमें बचाना होगा। दरअसल सिट्टानी हाथियों के साथ साथ जंगल वासियों का भी शिकार करता था, क्योंकि जंगल वासी हाथियों को बचाते थे और उनको अपना भगवान मानते थे, जबकि सिट्टानी एक एक करके हाथियों को खत्म किए जा रहा था। पर हम देखते हैं कि रत्ना उन गाँव वालों की बात सुनने और मदद करने की जगह उल्टा उनको मारने पीटने लगता है और उनसे कहता है कि नाटक मत करो, मुझे पता है कि तुम लोग सिट्टानी से मिले हुए हो, इसलिए चुपचाप उसका पता मुझे बता दो, वरना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। अब सीन यहाँ से मद्रास में शिफ्ट होता है, जहाँ हम एक डरपोक लड़के रे दसन को देखते हैं। आज दसन का रिजल्ट आया है, जिसमें उसे एसआई के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, पर बेचारा दसन इतना डरपोक है कि खून देखते ही उसे दौरे पड़ने लगते हैं। खैर, वो एसआई बनने की खुशखबरी अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए उसके कॉलेज जाता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड अपने एनुअल फंक्शन की परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही होती है। अब दसन ये खुशखबरी अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है और तभी 2 लड़के अचानक लड़ते हुए वहां आ जाते हैं और उन दोनों को धक्का मारते हुए निकल जाते हैं। दसन की गर्लफ्रेंड उन लड़कों को उल्टा सीधा बोलने लगती है, लेकिन दसन उसको चुप करते हुए कहता है कि क्या कर रही हो, उन्होंने सुन लिया तो वो हमको नहीं छोड़ेंगे। इस बात पर गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम कैसे पुलिस वाले बनने वाले हो जो लड़कों से डर रहे हो, अगर ऐसे डरोगे तो कैसे काम चलेगा। इतना कहकर वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर चली जाती है और थोड़ी देर बाद एक लड़का पूरे कॉलेज में शोर करके सभी को बताता है कि एक लड़के ने तलवार से 4 लड़कों को जान से मार डाला है। सभी लोगों के साथ साथ दसन की गर्लफ्रेंड भी वहाँ आती है और तब तक पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि रे दसन है। उसकी गर्लफ्रेंड चिल्ला चिल्ला कर पुलिस से कहती है कि वो तो डरपोक है, खून तक नहीं देख सकता तो किसी का मर्डर कैसे करेगा। लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और दसन को अपने साथ ले जाती है। अब कहानी यहाँ से 2 साल आगे 1975 में बढ़ती है, जहाँ हम मद्रास में जैकोडी नाम के एक पॉलिटिशियन को देखते हैं, जो रूलिंग पार्टी का सीनियर लीडर भी है। आज वो अपनी खुद की फिल्म की स्क्रीनिंग में शामिल हुआ है, क्योंकि कल उसकी फिल्म रिलीज होने वाली है। अपनी फिल्म को देखकर वो काफी खुश होता है और साथियों से कहता है कि देखना, मेरी इस फिल्म को देखकर अब लोग मुझे और ज्यादा सपोर्ट करेंगे, जिस वजह से अगले चुनाव में सीएम मैडम खुद आकर मुझे सीएम का कैंडिडेट बना देंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जैकोडी का सेक्रेटरी आकर उसे बताता है कि उसके विरोधी कारमेघम ने उसकी मूवी की रिलीज रुकवा दी है और सभी थिएटर मालिकों से सेटिंग करके आपकी मूवी की जगह एक्टर चीना की नई मूवी को रिलीज करने के लिए कहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि कारमेघम भी जैकोडी की पार्टी का ही एक सीनियर मेंबर है और उसे भी सीएम की कुर्सी चाहिए, इसलिए वो हमेशा जैकोडी के खिलाफ ही रहता है। इसी वजह से जैकोडी को कारमेघम पर गुस्सा आता है और वो अपने छोटे भाई डीएसपी रत्ना को बुलाता है। वो रत्ना से कहता है कि कारमेघम की असली ताकत उसके 4 लोगों में बसी हुई है, अगर हम उनको खत्म कर दें तो कारमेघम अकेला फिर कभी मेरे खिलाफ खड़ा नहीं होगा और अगला सीएम मैं ही बनूंगा। पहला आदमी है मारी, जो कि कोयम्बटूर लॉटरी सेंटर और मिल्स को चलाता है। दूसरा है कादर भाई, जो पूरे रामनाडु को कंट्रोल करता है। तीसरा है पेरियार, जो हार्बर कॉन्ट्रैक्ट और सैंड माइनिंग का काम करता है। और चौथा है इन सब में सबसे खतरनाक मदुरई के मशहूर जिगर ठंडा क्लब का लीडर अलियास सीजर। अब जैकोडी अपने भाई रत्ना से कहता
कहता है कि अगर तुम कैसे भी करके इन चारों को मरवा दो तो फिर कारमेघम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आखिर में मैं उसको अकेला ही संभाल लूंगा। अब डीएसपी रत्ना इस बारे में बहुत सोचता है और फिर एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो जेल में मर्डर की सजा काट रहे 4 मुजरिमों को अपने पास बुलाता है। वो चारों होते हैं रवि, सोमू, मदन और लास्ट में दसन। जी हाँ, वही डरपोक दसन जो 4 लड़कों को मारने की सजा काट रहा था। अब इन चारों में एक बात कॉमन होती है कि ये सभी असल में पुलिस का एग्जाम क्लियर कर चुके थे, लेकिन नौकरी लगने से पहले ही अलग अलग मर्डर केस में इनको सजा हो चुकी थी। रत्ना उन चारों से कहता है कि मैं तुमको सरकार के एक खुफिया मिशन की जानकारी देने वाला हूँ। असल में सरकार 4 लोगों को गुप्त रूप से खत्म करना चाहती है और इस काम के लिए उन्हें पुलिस से हटकर दूसरे आदमी चाहिए ताकि किसी को खबर ना लगे और मिशन खराब ना हो। मैं चाहता हूँ कि तुम चारों एक एक आदमी को अपने लिए चुनो और अपने तरीके से उसे खत्म करो। बदले में तुम्हें अपनी नौकरी मिल जाएगी और साथ में जो केस तुम पर चल रहा है वो हैंड टू हैंड खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद तुम लोग अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाओगे, वरना इसी जेल में सड़कर मर जाओगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब यहाँ चारों मुजरिमों को पता था कि मिशन पूरा करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं, इसलिए एक एक करके सभी अपने लिए एक आदमी को चुनते हैं और जिगर ठंडा के लीडर सीजर को मारने का काम मिलता है दसन को। इसके बाद हम मदुरई के अलियास सीजर के आदमियों को देखते हैं जो वहाँ हाथियों के दांतों की तस्करी कर रहे होते हैं। दरअसल सिट्टानी जंगल में हाथियों का शिकार करके उनके दांत कारमेघम के पास पहुंचाता था और फिर कारमेघम उन दांतों को मदुरई में सीजर के पास भेजता था ताकि वो उनकी डीलिंग कर सके। पर आज डीलिंग से पहले ज्योति नाम का एक गुंडा आकर वहाँ सीजर के आदमियों को मारने लगता है, क्योंकि आज जो काम सीजर मदुरई में कर रहा है वो काम पहले ज्योति किया करता था। इसके अलावा ज्योति पहले वहाँ के थिएटर्स को भी कंट्रोल करता था, लेकिन सीजर ने उस पर भी अपना कंट्रोल कर लिया था, जिस वजह से ज्योति सीजर के काम को नुकसान पहुंचाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ खास नुकसान करता, सीजर वहां आ जाता है और ज्योति के आदमियों को खत्म करके उसे एक सिनेमा हॉल के अंदर ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अलियास सीजर को फिल्मों में हीरो बनने का बड़ा शौक था, इसलिए वो स्टेज पर लगे एक छोटे से दरवाजे से काउबॉय हीरो की तरह एंट्री करता था और फिर अपने दुश्मन को एक बंदूक देकर कहता था कि हम दोनों में से जो पहले शूट कर देगा वो जीत जाएगा। और हमेशा की तरह सीजर ही पहले शूट करके सामने वाले को खत्म कर दिया करता था। उसके इसी अंदाज की वजह से पूरे मदुरई में कोई उससे पंगा नहीं लेता और कारमेघम भी उसे अपने बेटे की तरह मानता है। अब अगले दिन कारमेघम, सीजर, एक्टर चीना और बाकी सभी मिलकर ज्योति की मौत का जश्न मना रहे होते हैं। तभी कारमेघम कहता है कि सीजर, तुमने तो कल आग ही लगा दी, तुम्हारे सामने सारे हीरो फेल हैं। ये सुनकर एक्टर चीना कहता है कि हीरो तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये काला नहीं होता तो एक दिन बहुत बड़ा सुपरस्टार बनता। उसकी ये बात सीजर के दिल को लग जाती है और वो चीना को थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि तुझे क्या लगता है कि हीरो बस गोरे लोग ही बन सकते हैं? देखना, मैं एक दिन अपनी ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो पूरे हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा देखेगा। चीना कहता है कि तुम जैसे काले आदमी पर पैसा कौन लगाएगा? तभी कारमेघम कहता है कि तुम उससे ठीक से बात करो, उसको किसी की जरूरत नहीं, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अकेले 10 पिक्चर बना सकता है। चीना कहता है कि पैसा होना अलग बात है, लेकिन स्क्रिप्ट, डायरेक्टर और बाकी सबका इंतजाम कैसे होगा? तभी सीजर कहता है कि परेशान मत हो, अब जल्दी ही मैं एक मूवी रिलीज करूंगा जिसको देखकर तुम काले लोगों की इज्जत करना भी सीख जाओगे। इसके बाद सीजर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देता है और साथ में पोस्टर्स भी छपवाता है कि उसे अपनी फिल्म के लिए एक अच्छी स्टोरी के साथ साथ एक अच्छा डायरेक्टर भी चाहिए। अब दूसरी तरफ दसन, जो कि सीजर को मारने के लिए एक अच्छे से मौके की तलाश में था, उसे उस एडवर्टीजमेंट के बारे में पता चलता है। वो फौरन इस बारे में बात करने अपने भांजे दुरई के पास जाता है, जो कि साउथ इंडियन सिनेमा में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करता था। दसन उससे कहता है कि मैं डायरेक्टर बनकर सीजर के पास जाऊंगा और मौका मिलते ही उसे खत्म कर दूंगा। अब दुरई उसे समझाता है कि इस काम में बहुत खतरा है, लेकिन दसन अब पीछे हटने के मूड में नहीं था, इसलिए फाइनली अब दोनों एक मूवी की स्क्रिप्ट को सुनाने के लिए सीजर के पास मदुरई पहुंचते हैं। पर वहां जाकर वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सीजर के घर पर पहले से ही डायरेक्टर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स की भीड़ लगी हुई है। वो दोनों उस लाइन में लग जाते हैं और अपना नंबर आने का वेट करते हैं, लेकिन तभी वो ये भी देखते हैं कि सीजर को किसी की कहानी पसंद नहीं आ रही, इसलिए वो सभी को मारकर वहाँ से भगा रहा है। अब ये देखकर दसन और दुरई डरकर पीछे हटने लगते हैं, पर सीजर उनको देख लेता है। वो दोनों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि आए हो तो अपनी कहानी सुना कर जाओ। अब दसन की तो डर के मारे हालत खराब थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वो एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है। वो सीजर से कहता है
कि मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन ये शहर मदुरई जिगर ठंडा क्लब की वजह से मशहूर है और उसके लीडर तुम हो। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर ही एक बायोपिक बनाना चाहता हूँ जिसमें तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हर एक चीज होगी, ताकि लोग दुनिया भर में तुम्हें जान सकें। सीजर को दसन का ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि वो भी यही चाहता था। यहाँ दसन उससे एक वादा और करवाता है कि उसे अपने बारे में सब कुछ बताना होगा, ताकि वो मूवी में एक एक चीज को फिल्मा सके। सीजर इसके लिए हामी भर लेता है और इसके बाद वो दसन और दुरई को अपने घर लेकर जाता है। यहाँ घर पर हम सीजर के पिता को देखते हैं, जो दिमागी हालत से बिल्कुल ठीक नहीं थे। मन ही मन वो बड़बड़ा रहे थे, हथनी सबको मार देगी। इसके बाद हम सीजर की वाइफ मलयारसी को देखते हैं, जो इस वक्त प्रेग्नेंट है और बात बात पर उसके ऊपर गुस्सा निकालती रहती है। अब अपने घर लाने के बाद सीजर दसन से कहता है कि अब तुम मुझसे जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। दसन पूछता है कि तुम्हारा नाम अलियास सीजर थोड़ा अजीब है, ये नाम किसने रखा? सीजर उसे बताता है कि जब वो एक टीनेजर था तो वो एक फिल्म की शूटिंग देखने गया था। वहाँ एक सांड अचानक पागल होकर एक्टर के ऊपर हमला करने वाला था कि तभी सीजर ने बीच में आकर उस सांड को रोक लिया। इस खुशी में उस एक्टर ने उसका नाम पूछा तो उसने बताया मेरा नाम अलियास है। तो एक्टर ने कहा कि अपने नाम के पीछे एक सरनेम भी लगा लो तो वो तुम्हारे काम आएगा, जैसे सभी हीरो करते हैं। ये सुनकर अलियास ने बोला कि सर आप जो नाम बता दोगे वो मैं रख लूंगा। उस दिन उस एक्टर ने उसका नाम रखा अलियास सीजर और तब से सीजर अपने आप को हीरो समझता है। इस इंफॉर्मेशन के बाद धीरे धीरे दसन सीजर से उसके सारे खुफिया काम और उसके अड्डों के बारे में पता कर लेता है। सब कुछ पता करने के बाद अब वक्त आता है मूवी को शूट करने का। तो सीजर दसन को एक कैमरा देता है। वहाँ उसके साथ दसन और उसका भांजा दुरई दोनों जाते थे और उसके हर मूवमेंट को कैप्चर करते थे। इस तरह 30 दिनों के अंदर कुल 41 बार ट्राई करने के बाद भी दसन सीजर को मार नहीं पाता। अब इस बीच डीएसपी रत्ना दसन समेत चारों लोगों को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग सब अपने अपने मिशन को पूरा कब तक करोगे। इस बीच उनमें से एक आदमी रत्ना से बहस करने लगता है और इतने में वो उसकी जान ले लेता है। इसके बाद रत्ना 3 जहर की शीशी बचे हुए तीनों लोगों को देता है और कहता है कि मैंने तुम चारों को अपने अपने शिकार को मारने के लिए भेजा था, लेकिन तुम में से एक ड्राइवर बन गया, एक नौकर बन गया और एक डायरेक्टर बन गया, लेकिन काम किसी से नहीं हुआ। इसलिए अब मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ। ये जहर की शीशी सिट्टानी हाथियों को मारने के लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए अगर 3 दिन में तुम्हारा काम नहीं हुआ तो खुद को ये जहर देकर खत्म कर लेना, वरना तुम जहाँ भी होंगे वहाँ आकर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रत्ना का ये रूप देखकर तीनों बहुत घबरा जाते हैं, जिनमें से दसन की तो हालत ही खराब हो जाती है। इसी बीच अचानक एक हवलदार रत्ना के पास आता है और कहता है कि सर बाहर सिट्टानी और उसके आदमियों ने पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया है। दरअसल रत्ना ने सिट्टानी के एक बूढ़े आदमी को अपनी गिरफ्त में ले रखा था, तो सिट्टानी उसी को छुड़ाने वहाँ आया था। सिट्टानी को देखकर रत्ना की हालत खराब हो जाती है और वो हवलदार से कहता है कि उस बूढ़े आदमी को छोड़ दो, वरना ये आदमी हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। रत्ना को डरता हुआ देखकर दसन समझ जाता है कि सिट्टानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। खैर इसके बाद अब तीनों अपने अपने मिशन पर लौट जाते हैं और दसन फिर से शूटिंग में लग जाता है। अब अगले दिन सीजर की वाइफ मलयारसी की गोद भराई होती है, इसलिए सीजर उसके लिए एक फंक्शन रखता है जिसमें मारी, कादर भाई, पेरियार, कारमेघम और साथ में मलयारसी की फैमिली भी होती है। अब खाने के बीच में गुस्सेल मलयारसी दसन से पूछती है कि डायरेक्टर भैया आखिर तुम इस गुंडे की पिक्चर क्यों बना रहे हो? बनानी है तो किसी भले आदमी की पिक्चर बनाओ। दसन कहता है कि आज की दुनिया में भले आदमी की पिक्चर कोई नहीं देखता। तभी मलयारसी कहती है कि भैया अलियास शुरू से ऐसा नहीं था, वो तो एक हादसे की वजह से ऐसा बन गया, वरना पूरे गांव में उससे अच्छा आदमी कोई नहीं होता। दसन समझ जाता है कि कोई तो बात ऐसी है जो अभी तक अलियास सीजर ने उससे छुपा रखी है, इसलिए वो मलयारसी से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये आदमी इतना शैतान बन गया। तभी पास बैठा सीजर का मामा दसन से कहता है कि तुम सीजर के पिता को देख रहे हो, ये पहले बहुत बड़े शिकारी थे। जंगल में हम सभी हाथियों को देवता मानते हैं, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों के लालच में आकर हाथियों का शिकार करना शुरू कर दिया और उसके दांतों को बेचने लगे। बाद में जब इनके दोनों बेटे कुवन और अलियास बड़े हो गए तो वो भी इनके साथ यही काम करने लगे। इसी बीच एक दिन जब अलियास के पिता और बड़े भाई कुवन ने एक हथनी को मारा तो उस हथनी के बच्चे को मारने के लिए अलियास उसके पीछे चला गया, लेकिन उस बच्चे की आंखों में देखकर पता नहीं अलियास को क्या हुआ और वो उस मासूम हथनी के बच्चे को नहीं मार पाया। वो उसके पास गया और बोला कि जाओ तुम यहाँ से जंगल में लौट जाओ। इसके बाद जब उसके पिता ने देखा कि अलियास ने उस बच्चे को नहीं मारा तो वो उसको डांटने लगे। उन्होंने कहा कि हाथी कभी अपना बदला नहीं भूलते, इसलिए तुम्हारी दया किसी काम की नहीं है। तभी सीजर ने कहा कि पापा वो सिर्फ एक बच्चा है, वो आखिर हमें कैसे मारेगा?
तभी इतनी देर में वो बच्चा पीछे से आता है और कुवन को धक्का देकर मार देता है। ये देखकर अलियास को इस बात का अफसोस होता है कि अगर वो उस बच्चे को मार देता तो शायद आज उसका भाई जिंदा होता। और उस दिन से अलियास ने मद्रास आकर गुनाहों का रास्ता पकड़ लिया। तब से लेकर अब तक वो हाथियों के दांतों की तस्करी करता हुआ आ रहा है। इस बीच मलयारसी कहती है कि भैया चाहे सीजर कैसा भी हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपकी इस पिक्चर के बाद वो पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि वो इस मूवी से वो सब कुछ देख पाएगा जो अपनी नजर से नहीं देख पाता। ये सुनकर दसन कहता है कि हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब अगले दिन गोद भराई की रस्म शुरू होती है, लेकिन तभी सीजर का एक आदमी आकर उसे बताता है कि भाई पेरियार सर की मौत हो चुकी है। ये सुनकर सीजर का दिमाग खराब हो जाता है और वो एकदम से पागल सा हो जाता है। उसके आदमी कहते हैं कि पेरियार रात को दारू के नशे में सीढ़ियों से गिरकर मर गया, लेकिन सीजर का दिमाग कहता है कि पेरियार ऐसे नहीं मर सकता, क्योंकि वो रात को उससे मिला था और तब वो इतने नशे में नहीं था। इसलिए वो पेरियार की बॉडी को सीधा पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज देता है। यहाँ रिपोर्ट आती है कि पेरियार गिरकर नहीं मरा, बल्कि किसी ने उसको गला दबाकर मारा है। अब ये सुनकर सीजर और पागल हो जाता है और अपने ही लोगों पर शक करने लगता है, जिससे सभी का उससे झगड़ा हो जाता है। जल्दी ही वो समझ जाता है कि इसमें उसके आदमियों का कोई हाथ नहीं है। इसलिए वो दसन से कहता है कि तुम अपनी शूटिंग चालू रखो, और इसके साथ ही साथ वो पेरियार के कातिल को भी ढूंढने लगता है। और आखिरकार पेरियार के पास रात को आने वाली प्रोस्टिट्यूट की मदद से वो उस आदमी यानी मदन को ढूंढ लेता है। अब यहाँ से सीजर उसे मारने के लिए सीधा सिनेमा हॉल ले जाता है और हमेशा की तरह स्टेज के ऊपर उसके सामने आता है। अब इस पूरे सीन को दसन अपने कैमरे में शूट कर रहा होता है कि तभी इसी वक्त एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ होने लगती है। दरअसल पिछली रात जब मदन पेरियार को मारकर वहाँ से भाग रहा था, तो रास्ते में उसे दसन और दुरई मिल गए थे। और जब वो दसन को बता रहा था कि उसने पेरियार को मार दिया है, ठीक उसी वक्त सीजर के एक आदमी ने दोनों को बात करते हुए देख लिया था। और अब वो आदमी सिनेमा हॉल में था और वो मदन को देखकर समझ गया था कि ये वही आदमी है जो कल रात दसन से बात कर रहा था। इसका मतलब दसन और मदन एक दूसरे को जानते हैं। अब वो ये बात सीजर को बताने वाला होता ही है कि तभी दसन सीजर से कहता है कि मैंने तुम्हारे इस आदमी को कल मदन के साथ देखा था। ये दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। इस जगह पर मदन अपना दिमाग लगाता है और दसन को बचाने के लिए उस आदमी की तरफ देखकर कहता है कि तुम भाग जाओ। इतने में सीजर मदन को शूट कर देता है और ये देखकर उसके आदमी को मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है, जिसके बाद सीजर उसे भी शूट कर देता है। उसको शूट करते हुए सीजर हंसते हुए अपने दूसरे आदमी से कहता है कि तुम्हें याद है, ठीक ऐसा ही 2 साल पहले भी हुआ था, जब मैंने मद्रास के एक कॉलेज में 4 लड़कों को मारा था। तो सामने खड़ा एक लड़का ये सब देखकर डर गया था और उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया। फिर मैंने उसके हाथ में वही तलवार दे दी, क्योंकि मिर्गी के दौरे में हाथ में कुछ पकड़ने से शरीर की अकड़न थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन पागल पुलिस ने उस बेचारे लड़के को गुनहगार समझ लिया और कोई छानबीन नहीं की। हालांकि पुलिस मुझे फिर भी पकड़ नहीं पाती, लेकिन अगर वो थोड़ी छानबीन कर लेते तो वो बेकसूर लड़का जरूर आज बाहर होता। ये सब सुनकर पास खड़ा दसन समझ जाता है कि ये बातें उसी के बारे में हो रही हैं। उसके अंदर बदले की आग जल जाती है। वो सोचता है कि शायद इसीलिए उसके हाथ में ये मिशन आया है, ताकि वो अपना बदला सीजर से ले सके। सीजर की वजह से वो जेल गया, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई और वो अपने पिता के सपने यानी पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया। अब दसन डिसाइड करता है कि जिस आदमी की वजह से उसका पूरा फ्यूचर खराब हो गया, अब वो उसको नहीं छोड़ेगा और अपना मिशन जल्दी से जल्दी पूरा करेगा। और उसको मारने के मिशन में उसका सबसे बड़ा हथियार होगा यही सिनेमा। दसन अब अपना दिमाग चलाता है और एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाता है, ताकि फिल्म बनाने के बहाने वो सीजर को मौत के और नजदीक लेकर जा सके। अगले दिन वो सीजर के पास जाकर कहता है कि जिस तरह तुम अपने फेवरेट एक्टर की एक्टिंग करके अपने दुश्मनों की जान लेते हो, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी मूवी का क्लाइमेक्स भी उसी हीरो की मूवी के क्लाइमेक्स के जैसा शूट करना चाहता हूँ। तुम्हारा हीरो भी तुम्हारी तरह गोली चलाता है और सभी की जान लेता है, लेकिन उसमें और तुम में एक फर्क है। तुम अपने दुश्मन को मारते हो, जिसके बाद तुम्हारा गुणगान तुम्हारे चमचे करते हैं, लेकिन तुम्हारा हीरो मूवी में गरीबों की हेल्प करने के लिए सभी गुंडों को मारता है। और याद रखो, तुम हीरो हो, कोई विलन नहीं। इसलिए तुम्हें अभी अपने गांव जाना होगा, जहां से तुम बरसों पहले यहां आ गए। वहां जाकर अपने गांव वालों का मसीहा बनना होगा और उनके दुश्मन सिट्टानी को खत्म करना होगा, ताकि तुम्हें लोग वैसे ही पूजें जैसे अपने देवता को पूजते हैं। अगर तुम इस तरह के क्लाइमेक्स के लिए तैयार हो, तो मैं और तुम अकेले तुम्हारे गाँव जाएंगे और वहाँ मैं इस पूरे क्लाइमेक्स के सीन को फिल्माऊंगा। अब सीजर के पिता और उसके आदमी उससे वहाँ जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन सीजर को दसन का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो वापस अपने कुंबई के जंगलों में जाने के लिए तैयार हो जाता है।
जंगल में जाकर वो अपने लोगों के बीच आता है और सभी से कहता है कि मैं तुम लोगों को पुलिस और सिट्टानी के जुल्मों से आजादी दिलाने आया हूँ। यहाँ उसकी बीबी मलयारसी भी होती है, जो गोद भराई वाले दिन हुए हादसे के बाद वापस गाँव आ गई थी। वो सीजर से कहती है कि अगर तुम्हें वाकई गाँव वालों की फिक्र है तो पहले पुलिस वालों के पास जाओ और वहाँ से गाँव के उन लोगों को छुड़वा कर लाओ जिनको पुलिस ने सिट्टानी का आदमी समझकर पकड़ रखा है। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में रत्ना को देखते हैं, जिसके कहने पर हवलदार गांव वालों को पकड़कर उनके दांतों को पैना कर रहे होते हैं ताकि वो कोर्ट में ये साबित कर सके कि ये सिट्टानी के आदमी हैं। अब थोड़ी देर में सीजर अपने सभी गांव वालों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जिसके साथ दसन भी होता है जो चुपके से पूरे मूवमेंट को शूट कर रहा होता है। इस बीच सीजर रत्ना के पास जाकर कहता है कि आप मेरे गांव के सभी लोगों को छोड़ दो और बदले में आपको सिट्टानी मिल जाएगा, वो भी 4 दिन में। रत्ना देख लेता है कि उन गांव वालों की भीड़ में दसन भी है, इसलिए वो जानबूझकर सीजर से पूछता है कि ये आदमी कौन है। सीजर कहता है कि ये आदमी मूवी के डायरेक्टर हैं और इस वक्त फिल्म की शूटिंग चल रही है जिसमें आपको इन गांव वालों को छोड़ना है। रत्ना कहता है कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए मुझे लिखकर समझाओ जो भी कहना चाहते हो। अब यहाँ पर दसन के अलावा कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता, इसलिए सीजर उसी से कहता है कि तुम ही लिखकर इंस्पेक्टर साहब को बता दो कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। इस बात का फायदा उठाकर दसन उस पेपर में लिखता है कि मैंने सीजर को मारने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे मार नहीं पाया, इसलिए अब मैं उसे सिट्टानी के खिलाफ खड़ा करने यहाँ लाया हूँ ताकि सिट्टानी और इसका खात्मा हो सके। रत्ना दसन के दिमाग का ये खतरनाक प्लान देखकर हैरान हो जाता है और सीजर के सामने उन गांव वालों को छोड़ देता है। वो सीजर से कहता है कि अपने वादे के मुताबिक 4 दिनों में सिट्टानी को लेकर आना, वरना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद रत्ना सभी गाँव वालों को छोड़ देता है और यहीं से ये मूवी एक अलग मोड़ पर चली जाती है। गाँव के सभी लोग सीजर को मसीहा मानने लगते हैं क्योंकि आज तक कोई भी गांव वालों को पुलिस के चंगुल से बाहर नहीं निकाल पाया था। गांव के सभी बूढ़े मिलकर सीजर को आशीर्वाद देते हैं कि वो वापस आया अपने गांव के लिए, अपने देवताओं के लिए। इसी बीच मलयारसी दसन को धन्यवाद देते हुए कहती है, भैया तुम्हारी वजह से आज सीजर गांव तक आया और उसने लोगों की मदद की। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी पिक्चर उसको जरूर बदल देगी। दसन ये सुनकर मुस्कुरा तो देता है लेकिन उसका मन अभी भी परेशान होता है। इसके बाद वो कैमरा उठाता है और गांव के लोगों के ऊपर हुए अत्याचार की कहानी को शूट करता है। इस बीच वो गांव की सबसे बूढ़ी महिला के पास जाता है जो अंधी होती है। वो दसन से कहती है कि हमारा कबीला सैकड़ों सालों से जंगल और हाथियों की रक्षा करता हुआ आ रहा है। पुराने समय में राजा जंगलों से हाथियों को ले जाकर उनका इस्तेमाल युद्ध में किया करते थे, लेकिन हम सभी इसका विरोध करते थे। पर जब राजा नहीं माना तो हमारे कबीले की एक लड़की ने इसके विरोध में अपनी जान ले ली, जिसके बाद से वो राजा यहाँ से चला गया। हम उस लड़की को अपनी कुलदेवी सेतुकाली के रूप में पूजते आ रहे हैं। अब इस बीच सिट्टानी के आदमी अचानक गांव पर हमला कर देते हैं, लेकिन सीजर उन सभी को एक एक करके खत्म कर देता है और उनमें से एक आदमी के सहारे वो सिट्टानी तक भी पहुंच जाता है। अब सिट्टानी उस वक्त एक गर्भवती हथनी को मारने वाला होता है कि तभी सीजर वहां पहुंच जाता है। हालांकि उसके लिए वो एक शूटिंग होती है और वो अपने सीन को फिल्माने की वजह से उस हथनी को बचा लेता है। पर इस बीच सिट्टानी का एक जहर वाला तीर सीजर को लग जाता है। घायल सिट्टानी भी वहां से अपने आदमियों के साथ भाग जाता है और अब सीजर अधमरी हालत में बेहोश पड़ा होता है। ये सब होते हुए दसन देख रहा होता है। आखिर वो दिन आ ही गया जब वो अपने दुश्मन को मारने वाला था। यही तो वो चाहता था, सीजर का खात्मा। लेकिन तभी उसे याद आती है मलयारसी, जो उसे भाई बोलती है। उसे याद आती है वो बूढ़ी औरत जो आज अपने गांव वालों को देखकर बहुत खुश है, और साथ में उसे याद आता है सीजर का वादा जो उसने उससे किया था कि वो अपने गांव वालों का मसीहा बनेगा। दसन समझ जाता है कि अगर मैंने इसको मारा तो मुझ में और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, इसलिए वो उसको उठाकर सीधा गांव ले जाता है, जहां गांव वाले जड़ी बूटियों के सहारे उसके जख्मों और जहर के असर को दूर करते हैं। अब रात में सीजर को होश आता है और उसी वक्त गांव में हाथियों का झुंड भी आ जाता है। सीजर आगे वाली हथनी को मारने जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो हथनी असल में उसका शुक्रिया करने आई है, क्योंकि उसने आज उसको सिट्टानी से बचाकर वो तीर अपने ऊपर लिया था। सीजर उसके पास जाता है, जिसके बाद वो हथनी उसे आशीर्वाद देती है और तभी सीजर को एहसास होता है कि ये असल में उसी हथनी की बेटी है जिसको उसने बचपन में छोड़ दिया था। तभी सीजर का बाप भी उसे पहचान जाता है और कहता है, सीजर पीछे आ जाओ वरना ये तुम्हें मार देगी, ये अपना बदला नहीं भूली है। लेकिन सीजर को एहसास हो जाता है कि हाथी के साथ हम जैसा करते हैं वो हमें वैसा ही फल देते हैं, इसलिए वो अपने बाबा को उस हथनी के पास ले जाता है और वो हथनी उसके बाबा को पास्ट में किए हुए काम के लिए माफ भी कर देती है।
ये देखकर सीजर के पिता फूट फूट कर रोते हैं और पहले उस हथनी से माफी मांगते हैं और फिर सीजर से कहते हैं, बेटा ये जंगल, ये मिट्टी, ये हाथी, यही हमारे भगवान हैं। हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। अब तुम ही इन सबको बचा सकते हो। इसके बाद वो माँ सेतुकाली के पास जाकर माफी मांगते हैं और हथनी से मिले आशीर्वाद के बाद सुकून की नींद में उसी रात अपना दम तोड़ देते हैं। अब अगले दिन सीजर अपने पिता का अंतिम संस्कार करके दसन के साथ सिट्टानी को ढूंढने निकल पड़ता है और उसे बुरी तरह से घायल करके जिंदा पकड़ लेता है। इसके बाद वो रत्ना के पास जाता है और उसके हाथ में सिट्टानी की कटी हुई उंगलियों को देकर कहता है कि मैंने सिट्टानी को पकड़ लिया है, लेकिन मैं उसको पुलिस के हवाले तभी करूंगा जब खुद सीएम मैडम यहाँ पर आएंगी। अब रत्ना मजबूर होता है और ऊपर से सीजर के भी पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं, इसलिए सीएम मैडम खुद यहाँ आती हैं और पुलिस को सभी के सामने भला बुरा कहकर सीजर की तरफदारी करती हैं। इसके बाद सीजर सिट्टानी को पुलिस के हवाले कर देता है और सीएम सीजर से वादा करती है कि वो जल्दी ही इस पुलिस स्टेशन को यहाँ से हटवा देगी। इस डिसीजन के बाद सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और वापस जाकर जश्न मनाते हैं। इसी जश्न के दौरान हमें पता चलता है कि दसन भी गांव की एक लड़की को चाहने लगा था जिस पर पुलिस ने बहुत ही जुल्म किए थे, इसलिए सीजर दोनों की शादी करवा देता है। अब इसी बीच मलयारसी को लेबर पेन शुरू हो जाता है और उसके लिए सीजर और दसन जंगल में जड़ी बूटी लेने जाते हैं, जो कि जंगल का रिवाज होता है। तभी सीजर और दसन को कुछ दूर पर गोलियों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो अपने साथ आए हुए बूढ़े आदमी को जड़ी बूटी देकर गांव वापस भेज देते हैं और खुद उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। जंगल के अंदर जाकर वो सिट्टानी को देखते हैं जो बुरी तरह से घायल होता है और पुलिस वालों की बंदूक से हाथियों का शिकार कर रहा होता है। ये देखकर सीजन और दसन दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो सिट्टानी को पुलिस के हवाले कर दिया था। यहाँ सिट्टानी एक राज खोलता है कि असली गुनहगार मैं नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो इन नेताओं ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। इस सब में सीएम तक शामिल है, जो इस हाथी दांत की तस्करी की मास्टरमाइंड भी है। सीएम इन दांतों को दिल्ली के कुछ काला बाजारियों को भेज देती थी, जो कि इतनी ताकत रखते थे कि अगली बार सीएम को पीएम भी बना सकते थे। सिट्टानी बताता है कि अब अपना वक्त बर्बाद मत करो, फौरन अपने गांव जाओ, क्योंकि सीएम ने तुम्हारे गांव को खत्म करने का ऑर्डर भी अभी अभी पास किया है, इसलिए जाओ और अपने लोगों को बचा लो। ये सुनकर सीजर और दसन गांव की ओर भागते हैं और इतनी देर में एक हथिनी आकर सिट्टानी की जान ले लेती है। अब उधर रत्ना अपने आदमियों से कहता है कि जिस आदमी को सीजर ने गिरफ्तार करवाया था वो सिट्टानी नहीं था, बल्कि सीजर ही असली सिट्टानी है, इसलिए हमें आज पूरे गांव को खत्म करना होगा। इधर सीजर और दसन गांव पहुंचते हैं और सभी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। दसन सभी से कहता है कि हम लोगों को अलग अलग दिशाओं में जाना चाहिए ताकि हम सभी बच जाएं। अगर यहाँ रहे तो उन लोगों की गोलियां हमें मार डालेंगी। गांव वाले कहते हैं कि ये जंगल हमारा घर है, ये पेड़ पौधे हमारे देवता हैं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बहुत समझाने पर भी कोई दसन की बात नहीं मानता। फिर दसन सीजर से कहता है कि तुम ही सभी को समझाओ कि यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। चुपचाप बैठा सीजर एकदम से बोलता है कि तुम्हें याद है हम यहाँ क्लाइमेक्स सीन शूट करने आए थे, तो अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम अपना कैमरा पकड़ो और जो यहाँ हो उसको रिकॉर्ड करके दुनिया भर को दिखाना, ताकि वो देख सकें कि आखिर हमारे साथ ये हुआ तो क्यों हुआ। इस पिक्चर का हीरो मैं नहीं, वो सभी कबीले वाले होने चाहिए जो हमारी तरह लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनके सुनने वाला कोई नहीं। दसन कहता है कि पागल मत बनो, ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसे तो सब खत्म हो जाएंगे। तो सीजर कहता है कि मेरे बाबा ने कहा था कि यही मिट्टी, जंगल और हाथी हमारे देवता हैं, हमें ही इनकी रक्षा करनी होगी, इसलिए मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद वो अपने गांव वालों से कहता है कि शुरू से ये नेता और ये दुनिया हमको धोखा देते हुए आई है और आज भी पुलिस हमको अपनी गोलियों से मार देगी। उनके पास कई हथियार हैं, लेकिन हम उनसे लड़ेंगे, पर हिंसा से नहीं बल्कि सिर्फ एक हथियार से, और वो है सिनेमा। इसलिए हमारे लोगों के इतिहास को बचाने के लिए और इंसाफ पाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है, और वो है सिनेमा। ये सिनेमा दुनिया भर में लोग देखेंगे, जिससे उन दरिंदों का पर्दा फाश हो जाएगा और सच्चाई सभी के सामने आएगी कि असली गुनहगार हम आदिवासी नहीं बल्कि वो हैं। इसलिए हमारे पास एक ही तरीका है कि आज हम इस सिनेमा के क्लाइमेक्स सीन में अपनी कुर्बानी दें, ताकि आने वाले समय में हमारे जैसे हजारों कबीले वाले ऐसे दुश्मनों से बच जाएं। इसलिए हम न भागेंगे, न छिपेंगे और न ही लड़ेंगे, हम सिर्फ अपनी मिट्टी की रक्षा करेंगे। तो कौन कौन तैयार है? सभी गांव वाले ये सुनकर सकते में आ जाते हैं और फिर वो बूढ़ी औरत कहती है, मैं तैयार हूँ बेटा। इसके बाद सभी गांव वाले एक एक करके तैयार हो जाते हैं और फाइनली सीजर और मलयारसी अपने बच्चे को दसन और उसकी वाइफ को सौंप देते हैं।
वो कहते हैं कि इसका ख्याल रखना, और इतनी देर में वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। तभी सीजर देवी सेतुकाली की पूजा शुरू कर देता है और उस पूजा में सभी ढोल बजाने लगते हैं। ढोल बजाते बजाते वो पुलिस की गोलियों का सामना करते हैं और आखिरी गोली में डीएसपी रत्ना सीजर को भी खत्म कर देता है। दोस्तों, ये सीन इतना भावुक है कि मैं इसको लिख भी नहीं पाया और अभी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। खैर, दूर खड़ा दसन ये सब शूट कर रहा होता है और सोचता है कि जिस आदमी को कभी वो खत्म करने के बारे में सोच रहा था, वो आदमी आज असली हीरो बन चुका है। इसी बीच रत्ना की नजर उस पर पड़ जाती है और वो भागते हुए दसन और उसकी वाइफ पर गोली चला देता है, जिसके बाद हमें एक जोरदार एक्सीडेंट दिखाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीएम मैडम जैकोडी को अगले सीएम का कैंडिडेट अनाउंस कर देती है। इसी बीच जैकोडी की अगली मूवी आने वाली होती है, जिसका नाम होता है गरीबों का मसीहा। पूरे शहर में उसके लिए जश्न चल रहा होता है और आखिर जैकोडी की मूवी रिलीज होती है। लेकिन कारमेघम और उसके आदमी एक प्लान बनाते हैं और वो जैकोडी के थिएटर को छोड़कर बाकी सभी थिएटर में वो पिक्चर चलाते हैं जो दशन ने शूट की थी, जिसकी वजह से सीएम और बाकी सभी लोगों का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है और साथ ही सभी लोगों को जंगली कबीलों की सच्चाई का भी पता चलता है। अब पूरे देश में दंगे होने लगते हैं कि आखिर जंगली आदमियों और हाथियों की क्या गलती थी कि इतने सालों से उन्हें मारा गया। इसी बीच सीएम और जैकोडी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसका बदला लेने जिगर ठंडा क्लब के अंदर बैठे कारमेघम और उसके लोगों को मारने के लिए रत्ना वहां आ जाता है। इसके बाद आता है इस मूवी का क्लाइमेक्स, जहां पर्दे के पीछे से दशन उसी तरह से बाहर आता है जैसे सीजर आया करता था। इसके बाद वो रत्ना को वैसे ही गोली चलाने का मौका देता है जैसे सीजर देता था, लेकिन इससे पहले कि रत्ना उसको शूट करता, दशन उसको शूट करके मार देता है और यही होता है इस शानदार मूवी का दी एंड। दोस्तों, मैं जानता हूँ मूवी बहुत लंबी थी, पर इसका एक एक सीन आपको एक्सप्लेन करना भी बहुत जरूरी था। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।